बोलो कहाँ पे थे अपन लास्ट क्लास में। बिगनर बॉक्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? टीएनसी में बिगनर बॉक्स कर रहे हैं ना। टेस्ट अगले संडे को होगा। टेस्ट अगले संडे को होगा ना। अब फुल टेस्ट होगा। अब जो होगा ना वो फुल टेस्ट ही होगा। ठीक है ना। टफ जा रहा, थोड़ा सा टफ तो रहता है वो पीएनसी में ना। ये दिक्कत तो रहती है थोड़ा सा, मतलब जनरली क्या होता है, यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई टॉपिक छोड़ना होता है ना, पता वो सबसे पहले पीएनसी और प्रोबेबिलिटी दो टॉपिक छोड़ने की बात करता है ना। तो थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन ठीक है। ऐसा भी नहीं है मतलब कि एकदम आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, है ना, नया थॉट तो रहता है उसमें थोड़ा सा। चलो जी, ठीक है। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। बताओ बच्चों, कहाँ पे थे अपन लास्ट क्लास में, है ना। हाँ, इस वीक खत्म हो जाएगा ना, इस वीक हो जाएगा। हाँ, 10th वाला इजी रहता है, अभी 12th में आता है ना सुशांत, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है यार, इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन कर रहे थे अपन, है ना। अच्छा, क्वेश्चन कर रहे थे तो मेरे ख्याल से अपन ने लास्ट वाला क्वेश्चन जो था, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, एप्पल वाला किया था ना। 1 से 4 वाला करा था ना वो। एटलीस्ट 1 और एटमोस्ट 4 वाला करा था क्या, लास्ट वाला? हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। चलो अब जैसे एक दो क्वेश्चन और मैं इसमें डिफरेंट टाइप के करा देता हूं आपको, और कैसे कैसे इसको यूज करना पड़ सकता है ना। उस पर अपन क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर बस एक पार्ट और अपना बचेगा डीरेंजमेंट, उस पर आ जाएंगे अपन। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x plus y plus z is equals to 20, x greater than equals to -4, y greater than equals to 1 and z greater than equals to 2, है ना। अब बस इसमें यह है कि और अलग अलग क्या क्या केसेस आ सकते हैं और उनको अपन कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर अपने को क्वेश्चंस लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दे रखे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x plus y plus z is equals to 20, x greater than equals to -4, y greater than equals to 1 and z greater than equals to 2, इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि अपन डायरेक्टली फॉर्मूला कब लगा सकते हैं। ठीक है, आप फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब आपकी रेंज 0 से स्टार्ट हो रही हो। फॉर्मूला कब लगाते हो? जब आपके हर वेरिएबल की रेंज कहां से स्टार्ट हो रही हो, 0 से स्टार्ट हो रही हो, तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं। सही बात है कि नहीं? ठीक है, राइट। 0 से लेके मैक्सिमम जितना चाहिए। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, -4 से, 1 से और 2 से स्टार्ट हो रही है। करेक्ट। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा एक काम कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं x plus 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लिख सकते हैं। लेट्स से इसको मैं t1 मान लेता हूं, इसको t2 मान लो, लेट, और इसको t3 मान लो। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? इसको t1 माना तो x की वैल्यू हो गई t1 -4, y की वैल्यू कितनी हो गई t2 + 1, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी t3 + 2 हो जाएगी। ठीक है, और अब कंडीशन क्या बन गई? कंडीशन क्या बन गई? t1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहां पे t2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहां पे t3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन जाएगी। ठीक है,
चलो वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू t1 माइनस 4, y की वैल्यू, z की वैल्यू, ये इज इक्वल टू कितना हो गया 20। ठीक है, तो कितना बच गया t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू -4 प्लस 3 -1, उधर ले जाएंगे 21। अब आंसर लिख सकते हैं डायरेक्टली, बोलो। अब डायरेक्टली लिख सकते हो आंसर, t1 प्लस t2 प्लस t3 आ गया, और t1 t2 t3 तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहे हैं। तो एक तरह से n इज इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू 21 हो गया, और p इज इक्वल टू कितना हो गया 3। सो 21 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, 23 c2 आ गया। बोलो बच्चों, क्लियर है मेथड कि अपन कैसे कैसे और इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मेनली अपने को समझना यही है कि इस मेथड को और कहां कहां पे अपन कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो और प्रॉब्लम लेते हैं अभी। क्या यशराज, आज की क्या पूछ रहे हो? पीएनसी ना, पीएनसी तो हो जाएगा आज, पीएनसी आज हो जाएगा। अच्छा, चलो बढ़े आगे। हाँ आदित्य। हम्म, क्यों आफ्टरनून में किसकी क्लास है? आफ्टरनून में किसकी है क्लास? हम्म, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है। हाँ, इवनिंग में। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन 25। अपने को इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन 25, वेयर x ग्रेटर देन -2, y ग्रेटर देन 1, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड w ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इक्वल टू तक तो ठीक था, इक्वल टू की बात कर रहे थे वो ठीक था। अब इस वाली कंडीशन पे अपन कैसे आएंगे? इस वाली कंडीशन, पहले तो यहां पे इक्वल टू की बात करें, वो इक्वल टू पे कैसे आएंगे, फिर बाद में अपन उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन 25।
लेस देन 25 का मतलब क्या है? लेस देन 25 का मतलब इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोलूं, लेस देन 25, इसका मतलब इक्वल्स टू 24 आ जाए, और है तो इंटीजर ही, सब कुछ इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो इसलिए वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्वल्स टू 24 आ जाए, 23 आ जाए, 22 आ जाए, 21 आ जाए, ऐसे करते करते जितनी पॉसिबल वैल्यूज है वो सारी वैल्यू आ जाए। बोलो ठीक है, यही होगा। 24, 23, 22, 21 ये सारी वैल्यूज आ जाए, है ना? नहीं, माइनस इनफाइनाइट तो नहीं बोलेंगे भाई, मिनिमम भी तो कंडीशन ना, मिनिमम भी तो कंडीशन है ना, उससे कम तो नहीं हो पाएगी वैल्यू अपने पास। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसमें, ऐसे वाली इनइक्वलिटी वाले केस में मैं क्या करूंगा, एक डमी वेरिएबल लगा देते हैं अपन, एक डमी वेरिएबल, है ना? लेट्स से मैंने लगा दिया v, और इसको कर दिया इज इक्वल टू 25, है ना? इज इक्वल टू 25। तो इनफैक्ट 25 भी मत करो आप 25 भी मत करो, आप करो 24, क्योंकि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, ये लेस देन 25 है, इसको अपन लेस देन इक्वल टू 24 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये जो लेस देन 25 है, इसको मैं लेस देन इक्वल टू 24 लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने क्या करा, एक नया वेरिएबल ले लिया v, और उसको लेस देन इक्वल टू 24 की जगह इक्वल टू 24 कर दिया, और मैंने आपसे बोला कि v की जो वैल्यू है वो आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेना। मैंने आपसे बोला कि v की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेना। ठीक है, अब क्या होगा, जब v की वैल्यू 0 आई, ठीक है, समझना बात को, जब v की वैल्यू 0 आई होगी तो अपनी इक्वेशन ये वाली बन गई। बोलो, तो v इक्वस टू 0 के लिए मुझे इसके सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जब v इक्वस टू 1 लेंगे तो मुझे इसके सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। v इक्वस टू 2 पे इसके सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसका मतलब जैसे जैसे आप v की वैल्यू 0, 1, 2, 3 आप ये लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू आपको 24, 23, 22, 21 इस सबके सॉल्यूशन दे देगा ना? बोलो, इन सबके सॉल्यूशन दे देगा ना? नहीं, लेस देन इक्वल टू 24 को इक्वल टू 24 कैसे लिख सकते हो? लेस देन इक्वल टू 24 को इक्वल टू 24 कैसे लिख दोगे यार? ठीक है, इक्वल टू 24 मतलब इक्वल टू 24, और लेस देन इक्वल टू 24 का मतलब 24, 23, 22, 21 सब कुछ सेटिस्फाइड माना जाएगा। यही तो अंतर है। ठीक है, हाँ, तो सीधे सीधे मैं तो आपसे, मुझे तो इन सब के सॉल्यूशन चाहिए थे, तो मैं तो आपसे सिंपली एक बात बोल रहा हूं कि भाई आप v की वैल्यू आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेना। तो जब आप v की वैल्यू 0 लोगे तो आपको इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लोगे ना आप, कभी ना कभी 0 आएगी v की वैल्यू, तो ये सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जब v की वैल्यू 1 आ रही होगी तो मेरे पास इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जब v की वैल्यू 2 आ रही होगी तो इस वाली इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली लेस देन इक्वल टू 24 के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, अब कुल मिला के इस कंडीशन पर आता हूं मैं। अभी ये वाली कंडीशन भी है, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये भी है ना कि अभी वेरिएबल्स भी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो नहीं हो रहे हैं। तो क्या करते हैं, x ग्रेटर देन -2 को आप x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लिख सकते हो। बोलो, x ग्रेटर देन -2 को, अरे भाई डायरेक्टली कैसे लिखोगे ऋतुराज, डायरेक्टली कैसे लिखोगे, यही तो मैं समझा रहा हूँ। इक्वल टू 24 डायरेक्टली नहीं लिख सकते ना, मतलब ये बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे उसमें, उसमें बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। y ग्रेटर देन 1 को y ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 2 लिख सकते हो।
ये तो ऐसा का ऐसा ही रह गया, जेड ग्रेटर देन 2, ठीक है, और डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x greater than equals to -1, y greater than equals to 2, z greater than equals to 2, w greater than equals to 0, v। तो वो वन ऑफ द केस बनेंगे ना। अरे यार एक चीज बताओ, ये चीज सेम कैसे बोल रहे हो आप? ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है? आप इसको बोल रहे हो कि इसको ये भी लिख सकते हैं, तो ये कैसे लिख दोगे यार? कोई इक्वेशन, मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही कि आप ये कैसे बोल रहे हो कि मेरे पास दिस लेस देन इक्वल्स टू 24 लिखा हुआ है, और आप बोल रहे हो सर इसको डायरेक्ट ही लिख दो। क्या दोनों चीजें सेम है क्या भैया? ये तो केवल एक ही केस होगा ना। हाँ भैया, ये तो एक ही केस होगा, दिस इज वन ऑफ द केस। जबकि मुझे क्या चाहिए? मुझे ये सारे केस चाहिए ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए मुझे, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, ठीक है। चलो बस अब बाकी तो अभी जैसे अपन ने नेक्स्ट क्लास, अभी पिछला वाला जो क्वेश्चन करा था वैसा कर सकते हैं, कर सकते हैं वैसा वाला, ठीक है, जैसा अभी पिछली क्लास में पिछले वाला क्वेश्चन करा। जल्दी से अब इसका आंसर निकाल के बताओ तो, अब इसका आंसर निकाल के बताओ, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करा था जो। हाँ वो इसीलिए तो वी लगाया था ना मैंने, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखो भैया वी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो अपने को जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का सम चाहिए वो अपने को मिलता जाएगा। सही है, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, वो डमी वेरिएबल लगाने के अलावा फिर मेथड यही है बेटा कि आप हर इक्वेशन के अलग अलग सॉल्यूशन निकाल के ऐड कर लो, हर इक्वेशन के अलग अलग सॉल्यूशन निकाल के और ऐड कर लो, फिर अभी अपने को एक बार में मिल जाएगा। बोलो आगे आंसर। x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y minus 2 greater than equals to 0, this w greater than equals to 0, v greater than equals to 0, ठीक है। इसको अपन t1 मान लेते हैं, इसको t2 मान लेते हैं, इसको t3 मान लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? t1 माइनस 1, y की वैल्यू हो गई t2 प्लस 2, z की वैल्यू हो गई t3 प्लस 2, प्लस w ऐसा का ऐसा, v भी ऐसा का ऐसा, इज इक्वल टू 24। t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस w प्लस v इज इक्वल टू हो गया 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3, 3, 3 को उधर ले जाएंगे तो आएगा 21, 21 ही आएगा ना, दो दो चार में से एक गया। तो n इज इक्वल टू 21, p इज इक्वल टू 5, तो 21 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, 25 c4, 25 c4 ये आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है। तो समझ में आया मेथड कैसे कैसे अपन यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। मेन आपको वो समझना है, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं ये आपको समझना है, ठीक है। नहीं, आप तो सीधा सीधा डमी वेरिएबल है या नहीं है उसको मत देखो, अपनी इक्वेशन तो ये बन गई ना,
कंडीशन तो डमी वेरिएबल इसीलिए तो लगाया है कि उसका भी तो कैलकुलेशन में तो यूज हो ही रहा है ना। ये तो अपने को पता है, इक्वेशन को थोड़ी ना पता है। मैं तो सीधे सीधे आपसे एक चीज पूछता हूं कि मान लो ये इक्वेशन है, ये कंडीशन है, तो उसका आंसर तो यही आएगा ना। अब वी आपका डमी वेरिएबल है कि रियल वेरिएबल है, उसको इक्वेशन से क्या मतलब। ठीक है ना, इक्वेशन वी की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, वी की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, तो वो तो आएगा ही सही। हाँ, जैसे डमी स्कूल बराबर डमी वेरिएबल। भैया डमी स्कूल ले लिया है तो ऐसा थोड़ी ना एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा ना यार। नहीं, आप बोलो नहीं सर हमारा तो स्कूल डमी है, एग्जाम भी क्यों देंगे हम, ऐसे थोड़ी ना होता है। वी की वैल्यू 1 रखने से इक्वेशन की वैल्यू 3 कैसे आई ये बता दो। वी की वैल्यू 1 रखने से इक्वेशन की वैल्यू 3, 3 कहाँ आई, 3 थोड़ी ना थी, 23 थी मेरे ख्याल से, 23 थी वो, 3 नहीं आई बेटा, 23 है। हाँ हाँ, रखो इसमें, यहां पे रखो ना वी की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 1 रखोगे, ये रहा इसमें रखो ना, रखो रखो रखो, ये रही इसमें देखो ना भैया काव्यांश, यहाँ पे रखो, वी की वैल्यू रखते जाओ, वी 0 रखा तो वो 24 आ गया, वी 1 रखा ऐसे आ गया। ठीक है, टी की वैल्यू कैसे लिखी है, टी की वैल्यू कैसे लिखी है। ठीक है, यहां से x प्लस वन इज इक्वल टू टी वन, एक मिनट बता देता हूं भाई, अपन ने क्या करा, मैंने वो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x प्लस वन इज इक्वल टू टी वन मान रहा हूँ। मतलब मैं किसको टी वन मान रहा हूँ आप समझना, देखो मैं किसको टी वन मान रहा हूं, जिसके ऊपर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिख जा रहा है, जिसके ऊपर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिख जा रहा है ना। जैसे ये आया, इसको उधर ले गया, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको टी वन मान लिया मैंने, इसको टी वन मान लिया, एक्स की वैल्यू टी वन माइनस वन रख दी। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही इसको टी टू, जिसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिख रहा है उसको मैं टी वन टी टू टी थ्री मान रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इक्वेशन का सॉल्यूशन डायरेक्टली तभी लिख पाऊंगा जब मेरे पास वेरिएबल्स के ऊपर जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया है, इसलिए मैं ये सारा काम कर रहा हूं। ठीक है, चलो, नहीं नहीं, अब रौनक रौनक अब सारे केसेस क्यों हैं, फिर आप वही बात हो गई। भाई ये वी मैंने लगाया ही इसीलिए है ना, ये वी मैंने लगाया ही इसीलिए है। आप देखो वी मैंने लगाया, मेरे पास ये इक्वेशन थी, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, एक सिंपल सी बात है, देखो कि मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया, मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया, ठीक है। और मैंने आपसे बोला कि आप v की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे लेते जाना, तो इनडायरेक्टली दिस इक्वेशन कंसिस्ट व्हेन v इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इज इक्वल्स टू 24, when v is equals to 1, this is 23। तो v तो अपन सारे पॉसिबिलिटी ले ही रहे ना, तो जब आप v सारी पॉसिबिलिटी ले रहे हो तो ये भी सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। आई बात समझ में, है ना। ठीक है, चलो जी, हाँ T4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, T4 T5 जो भी मानना हो वो भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है ना, आ गई बात समझ में, क्यों करा अपन ने, उसका क्या फायदा अपने को हुआ है। और नहीं नहीं तो फिर वो जो मैं बाकी तो फिर कुछ नहीं, आप चाहो तो ये सारे केस बना लो, आप कुछ भी डमी वेरिएबल नहीं लगाना चाह रहे हो तो फिर क्या होगा, मेरे पास ऐसे 25 30 24 मल्टीनोमियल बनेंगे, ऐसे हर का सॉल्यूशन लिखते जाओ, सबका सॉल्यूशन लिखते जाओ और सबको ऐड कर लो। ठीक है ना, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अभी मेरा एक ही बार में आंसर आ गया, अभी मेरा एक ही बार में आंसर आ गया, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता अपने पास। हाँ, वो सीरीज बन तो जानी चाहिए मेरे हिसाब से भी, वो बात सही है। आप इसका भी निकालोगे ना, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका निकाल, वो कंडीशन बनानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, पहले इसको तो T1 T2 में तो लाना पड़ेगा, फिर आप कंडीशन बनाओगे तो मेरे ख्याल से वो सीरीज टाइप का बन जाना चाहिए। ठीक है,
चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ठीक है, चलो जी। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 360। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दो केस है। एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर हो तो क्या करेंगे, एक्स वाई जेड इंटीजर हो तो क्या करेंगे, नेचुरल नंबर हो, ठीक है ना। नेचुरल नंबर वाला समझ लोगे तो इंटीजर वाला तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बस, ठीक है। एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, मैं केस बताता हूं कि लाइक सपोज करो एक्स की वैल्यू 1 ले ली, वाई की वैल्यू 2 ले ली और जेड की वैल्यू 180 ले ली। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू 3 ले ली, इसकी वैल्यू 2 ले ली, इसकी वैल्यू 60 ले ली। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बताना है कि ऐसे अपन एक्स वाई जेड के कितने पेयर बना सकते हैं, कितने सॉल्यूशंस ऐसे अपने पास आएंगे। नहीं, डिविजर्स नहीं बोलेंगे। डिविजर्स क्यों बोलोगे उसको, आपको तो एक एक्स वाई जेड की ट्रिपलेट बताना है ना। मतलब दिस इज लाइक वन सॉल्यूशन, इसको तीन नहीं बोलूंगा। दिस इज लाइक वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 2, जेड इक्वल्स टू 180। दिस इज वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x equals to 3, y equals to 2, z equals to 60. This is one solution of this equation. तो ऐसे मुझे बताना है कि मैं ऐसे कितने सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिख सकता हूं, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं आएगा, इतनी आसानी से नहीं आएगा। देखो अब क्या हुआ, इसमें क्या होता है एक्चुअली कि कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप क्या करो, 360 के प्राइम फैक्टर्स कर लो। 360 के प्राइम फैक्टर्स, लेट्स से 2, 180, 290, 245, 315, 3, 1, ठीक है। तो मीन्स आपकी इक्वेशन बन गई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2q 3 स्क्वायर 5 की पावर 1, 2q 3 स्क्वायर एंड 5 की पावर 1, ठीक है। नाउ अब समझना, देखो मुझे एक्स वाई जेड मतलब तीन नंबर चाहिए और इन तीनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं। अब 360 भूल जाओ, 360 भूल जाओ। मतलब मेरा तो टारगेट ये है कि 2 की पावर 3 आ जाए, इंटू 3 की पावर 2 आ जाए, इंटू 5 की पावर 1 आ जाए, ऐसा मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा हुआ, मैंने सोचा यार कि क्या होगा क्या बेसिकली कि लेट्स से मैंने एक एक्स की वैल्यू रखी होगी, एक y की वैल्यू रखी होगी, एक z की वैल्यू। लेट्स से मैंने बोला यहाँ पे मैंने 2 पावर 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 पावर 1 लगा दिया, यहाँ पे 2 पावर 0 लगा दिया, यहाँ पे लेट्स से 3 पावर 0 लगा दिया, यहाँ पे 3 पावर 1 लगा दिया, तो यहाँ पे भी 3 पावर 1 लगा देंगे, यहाँ पे कुछ 5 की पावर 0 लगा देंगे, यहाँ पे भी 5 की पावर लेट्स से 1 लगा दिया, 5 की पावर 0 लगा दिया। नाउ दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। हो गया x y z, ठीक है। फिर एक बच्चे ने बोला सर एक काम करते हैं, 2 की पावर 2 की जगह 2 की पावर 1 को इधर कर देते, बाकी सब ऐसा का ऐसा रहने देना। आप बाकी सब ऐसा का ऐसा रहने दो, इस 2 की पावर 2 की जगह पे 2 की पावर 1 कर दो और एक 2 की पावर 1 इधर कर दो, क्योंकि आपको तो टोटल 3 चाहिए ना। तो यहां पे एक साथ 2 लगाने की जगह यहां पे कर दो, ऐसा कर लो। बाकी 3 और 5 को मत छेड़ो आप। ये डिफरेंट सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? ये जो सेकंड वाला मैंने लिखा है, ये डिफरेंट सॉल्यूशन मानोगे कि नहीं मानोगे? डिफरेंट सॉल्यूशन होगा, होगा ना, नंबर चेंज।
सीधा सीधा यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या सेकंड भी बदल गई, बल्कि सेकंड भी बदल गई ना, यहाँ पे 15 था, वो तो एक बदलोगे तो दूसरी एक तो बदलेगी सही ना, कम से कम एक टर्म बदलेगी तो ठीक है ना, एक तो बदलेगी बदलेगी। तो मुझे क्या समझ में आया कि मुझे क्या करना है, 2 की पावर यहां पे जो भी आए, 2 की पावर यहां पे जो भी आए, 2 की पावर यहां पे जो भी आए, लेकिन तीनों की पावर का सम 3 आना चाहिए, तीनों की पावर का सम 3 आना चाहिए। 3 की पावर जो भी आए बाकी सबका सम 2 आना चाहिए, 5 की पावर का सम 1 आना चाहिए। ऐसा ऐसा जितने तरीके से मैं कर सकता हूं, दैट विल बी आवर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। चलो, तो मैंने क्या करा यार, अब दिक्कत क्या हो रही है कि मुझे नहीं पता कहां से 2 की पावर कितनी आएगी, कहां से नहीं आएगी। तो मैंने क्या करा कि मैंने तो मान लिया कि हर नंबर 2 इंटू 3 इंटू 5 की फॉर्म में आ रहा है, हर नंबर 2 इंटू 3 इंटू 5 की फॉर्म में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक्स को मैंने मान लिया कि एक्स भी इस फॉर्म में आ रहा है, वाई भी इसी फॉर्म में आ रहा है, एंड जेड भी इसी फॉर्म में आ रहा है, ऐसा मैंने मान लिया। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ठीक है, और इज इक्वल टू 360, ऐसा। मतलब 360 की जगह मैं ऐसा बोल देता हूं, 360 नहीं बोलता हूं, देन आई शुड स्पीक लाइक 2 पावर 3, 3 पावर 2 एंड 5 पावर 1, ये मुझे चाहिए। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार। टू की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक। तो जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, B1 प्लस B2 प्लस B3, C1 प्लस C2 प्लस C3, इज इक्वल टू दिस, ऐसा। ठीक है, राइट। बस अब कंडीशन लिख दो, अब कंडीशन लिख देते हैं अपन, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 3, B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू 2, and C1 plus C2 plus C3 is equals to 1। ठीक है, पावर A1 की 0 से लेकर 3 तक हो सकती है, ये 0 से 3 हो सकता है, ये 0 से 2 हो सकता है, और ये 0 से 1 हो सकता है। बोलो बोलो, डायरेक्ट कैसे कंपेयर करोगे, डायरेक्ट शिवांश, डायरेक्ट कैसे कंपेयर करोगे? अपने को यही तो देखना है कि बेटा वो A1 A2 कितनी बार इधर उधर हो रहा है, हर बार इधर होने से अपने को, ठीक है। चलो जी, ऐसा हो गया है ना। चलो, अब बस तीनों के सॉल्यूशंस लिख लो, आप तीनों के सॉल्यूशन लिख लो। इसमें NB3 PB3, इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, दिस दैट इज इक्वल टू 6, 5C2। इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, 4C2। इसके तो डायरेक्ट बता सकते हो ना, इसके तो 3 सॉल्यूशन आएंगे, डायरेक्ट बता दिया हमने। कैसे डायरेक्ट कैसे बताया भाई, टोटल 1 चाहिए, 0 से 1, 0 0 1 0 1 0
1 0 0, 3 सॉल्यूशन आएंगे बस। ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा 5C2 कितना हो गया 10, 4C2 कितना हो गया 3 2 जा 6 और उधर से 3। ऐड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? ऐड करेंगे कि मल्टीप्लाई करोगे? फिर से सोचो, आप फिर से सोचो तो ध्यान से। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको इसीलिए ये वाली चीज बताई थी कि सपोज करो, जब मैंने अभी 2 केस लिखे थे कि मान लो ये 3 की पावर वाला सॉल्यूशन यही ले लूं मैं, 5 की पावर वाला सॉल्यूशन भी यही ले लूं, लेकिन केवल 2 की पावर इधर से उधर कर दूं, तो भी मेरा डिफरेंट सॉल्यूशन हो रहा था ना, तो भी मेरा डिफरेंट सॉल्यूशन हो रहा था ना। ठीक है, मतलब आप एक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी चेंज कर दोगे, इसका भी चेंज कर दोगे, भले इन दोनों का वही वाला सॉल्यूशन ले लूं मैं, तो भी मुझे अलग आंसर मिल रहा है। बोलो क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई होना चाहिए ना भाई। एक इक्वेशन का भी मैं सॉल्यूशन चेंज कर दे रहा हूं तो भी मेरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन डिफरेंट हो रहा है। तो इसके सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय इसके, इसके। बोलो समझ में आई कि नहीं मल्टीप्लाई वाली बात? क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना, करस्पॉन्डिंग चल रहा है ना भैया। जब भी अपने को लगता है, देखो फिर से मैं बताता हूं मल्टीप्लाई कहां कर रहा है, जब भी मुझे लग रहा है कि यार ये चेंज होने से भी मुझे सारे दोबारा केसेस मिल रहे हैं, केवल ये चेंज होने से भी, और ये चेंज हो जाएगा तो भी सारे केसेस दोबारा मिल जाएंगे, देन मल्टीप्लाई अपने पास। ठीक है, चलो। हाँ, साथ में होने चाहिए, ये तीनों साथ में भी होने चाहिए। ये बात भी है कि ये अलग अलग भी नहीं है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है। ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, और ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। बोलो क्लियर है मेथड पूरा कैसे यूज करा है? तो यूज देखो आप, मतलब मल्टीनोमियल का अपन कहां कहां पे यूज कर रहे हैं, मल्टीनोमियल जो अपन बना रहे हैं, मतलब इसका कहां कहां पे यूज कर रहे हैं, मतलब किस तरह से यूज कर दो। चलो इसको लिख लो, तो फिर अपन नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, डी अरेंजमेंट्स पे। ओके हट जाओ। हाँ अभी बताता हूँ, तनिष्क बताता हूँ। बस एक टॉपिक और अपना बचा हुआ है भाई। ये समझ में आ गया कि मैंने क्या करा है कि ये x की वैल्यू मान ली, ये y की वैल्यू मान ली, ये z की वैल्यू मान ली। भाई मुझे नहीं पता कि कहां से 2 की पावर कितनी आएगी। आप बोलो सर यहीं पे मान लो सारी 2 की पावर, जरूरी थोड़ी ना, हो सकता है मुझे तो टोटल 2 की पावर 3 चाहिए थी, हो सकता है 2 की पावर 2 यहां से आ जाती, 1 यहां से आती, यहां से आती नहीं, या हो सकता है यहां से 2 की पावर 2 यहाँ, या हो सकता है यहां से 1 1 1 यहां से आ जाती और कहीं से, है ना। और कोई भी पावर, एक नंबर की भी पावर इधर से इधर हुई, मतलब मेरे पास वो नंबर पूरा चेंज हो गया। भाई यहाँ पे 2 की पावर 2 आ रही थी, उसकी जगह 2 की पावर 1 आ गई, देन ऑल्सो डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट पेयरिंग। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने तो मान लिया कि हर नंबर में मुझे 2 इंटू 3 इंटू 5 मिल रहा है, तो ये x मान लिया, ये y मान लिया, और ये z मान लिया। दिस इज लाइक x, दिस इज लाइक y, एंड दिस इज लाइक z। और मुझे तो पता है कि तीनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, बस मेरा टारगेट एक ही है, मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूं, ये आना चाहिए। तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, ये तो क्लियर है सब। और ये चाहिए तो एक ही पॉसिबिलिटी, अब ऐसा तो है नहीं कि सर ये 3 की पावर में कुछ ऐसा लगा दें कि 2 की पावर 3 आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। 3 की पावर में कुछ लगाओगे तो 3 की पावर आएगी। तो ऑब्वियस बात है, इसकी वैल्यू 3 आना कंपलसरी है कि नहीं, इसकी वैल्यू 2 आना कंपलसरी है, इसकी वैल्यू 1 आना कंपलसरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पावर कहीं पे कुछ भी आ सकती, यहाँ पे 0 1 2 3 आ सकती थी, 0 1 2 3 आ सकती थी, 0 1 2 3 आ सकती थी, 0 1 2 आ सकती थी। इस कंडीशन को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद तो सीधे सीधे यूं समझ लो कि भाई एक मल्टीनोमियल ये बन गया मेरे पास, एक मल्टीनोमियल ये बन गया मेरे पास, और एक मल्टीनोमियल ये बन गया मेरे पास। इसके सॉल्यूशन लिखने में कोई दिक्कत, इसको तो ओरली कर लिया मैंने, छोटे छोटे मल्टीनोमियल है, ओरली बन रहे तो ओरली कर लो। इसको भी मैं ओरली लिख सकता था, लिखना चाहता तो 1 1 0 0 1 0 0 0 1, और ऐसे 3 2 0 0 वाले सॉल्यूशन, 6 सॉल्यूशन आ गए, और ऐसे इसके सॉल्यूशन लिख लिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर। ठीक है, देखो आखिर में मल्टीप्लाई और ऐड का देखो एक ही फंडा है, मैं बार बार एक ही चीज पे कंसंट्रेट करता हूं कि मान लो आपके पास 3 वैल्यू है, यदि आपको लग रहा है क्या मैं इस वैल्यू को भी, केवल इस वैल्यू को भी चेंज कर दूं तो उसके करस्पॉन्डिंगली इसको सेम रख के भी मुझे पूरा डिफरेंट सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? एक वैल्यू को चेंज करके भी यदि आपको करस्पॉन्डिंग, बाकी सबको सेम रखूं, एक को चेंज करूं और बाकी सबको सेम रखूं, तो भी क्या मुझे डिफरेंट सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। जैसे आप नंबर्स में क्यों करते हो, देखो ऐसा समझो, नंबर्स में क्यों करते हो, मान लो आपको 3 डिजिट नंबर बनाने, आप इसको 9 10 10 मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट नंबर बनाना, मल्टीप्लाई करते हो। क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि यदि मैं यहां पे 1 की जगह पे मैंने 2 कर दिया और ये दोनों सेम रखे, देन ऑल्सो आई विल गेट डिफरेंट नंबर, देन ऑल्सो आई विल गेट डिफरेंट नंबर। या केवल इसको चेंज कर दूं तो भी मुझे पूरा का पूरा डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट केस मुझे मिलेगा ना। एग्जैक्टली यहां पे हो रहा है कि मैं आपसे बोल रहा हूं आप केवल इसको चेंज कर दो और इन दोनों को सेम रख लो, तो भी मेरे लिए पूरा का पूरा XYZ का पेयर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज माय पॉइंट। ठीक है, हाँ थोड़ा सा आप आराम से मतलब सोचोगे ना, और अरे यार वैसे भी समझ में आ जाएगा, आप सोचो, मतलब अपना आंसर कितना आ रहा है 180 है ना, ऐड करते तो कितना आता 19, तो बहुत डिफरेंस है यार, 19 और 180 में तो बहुत डिफरेंस है। तो वो तो आप ऐसे सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि 19 सॉल्यूशन होने चाहिए कि 180 सॉल्यूशन होने चाहिए। थोड़ा सा ऐसे भी दिख ही रहा है ना, अभी कंफ्यूजन हो जाए, इन केस भाई कंफ्यूजन हो जाए तो भाई ये कॉमन सेंस ये भी तो लगा ही सकते हैं कि हाँ यार ऐड करने पे और मल्टीप्लाई करने पे तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, तो इतना तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यार आंसर इतना कम तो नहीं होगा या इतना ज्यादा ही के आसपास ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, हाँ सेकंड केस, सेकंड केस में नहीं कराऊंगा, अब आपको बताना है आंसर। अब आप ये बताओगे कि मेरे फर्स्ट केस का आंसर जो था वो 180 आया है, ठीक है 180 आया है। अभी प्रश्न अभी मेरे को, हाँ ऑफ, देखो एडवांस बैच ऑफलाइन तो है, ऑनलाइन का यार मेरे को अभी 100% कंफर्म नहीं है, ऑनलाइन का मैं 100% कंफर्म नहीं है इसलिए, है ना। हाँ सेकंड का उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, अभी वो कंफर्म नहीं है चिन्मय, अभी वो मेरे को भी नहीं पता है वो एक्चुअली बाकी। ठीक है, चलो जी, हाँ बताओ, XYZ बिलोंग्स टू आई मतलब इंटीजर, मतलब इंटीजर मतलब क्या डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड केस में? फर्स्ट सेकंड में नहीं, नहीं अंशुल, अभी परफेक्ट आंसर मेरे को किसी का भी नहीं दिखा कि अब आप नेगेटिव भी ले सकते हो। हाँ वेदांश का आंसर सही आया, वेरी गुड वेदांश, वेदांश का आंसर सही आया है, वेरी गुड। अब नेगेटिव वाले भी ले सकते हैं। नहीं 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 नहीं, दोनों ऑप्शन है ना। ओके माधव, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मेरे को भी यही लग रहा है माधव, शायद से अभी दोनों ऑप्शंस होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अंशुल का सही है, अंशुल सही है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि XYZ इज इक्वल टू 360, यदि आपको केवल पॉजिटिव इंटीजर लेने होते तो मान लीजिए एक आंसर है 1 to 180, करेक्ट।
ओनली फॉर पॉजिटिव, ओनली फॉर पॉजिटिव। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको नेगेटिव भी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो मान लो इन्हीं वैल्यूज को यदि मैं नेगेटिव लेते हुए भी चलूं तो कितने और सॉल्यूशन बनेंगे। अब सुहानी का सही है, सुहानी का ठीक है, 3 और बनेंगे ना, 3 फैक्टोरियल 3 थोड़ी ना, वैल्यू तो सेम रखनी भाई। ये तो वैसे भी अपन ने डिफरेंट ही माना है ना भाई, अपन ने जो ये 180 मैंने आंसर निकाला था उसमें भी ये दोनों तो मैंने अलग ही माना हुआ है वैसे भी। बात तो ये कि इसके नेगेटिव कितने होंगे, 1 2 3, ठीक, यही होगा। तो पहले के कितने 4 टाइम्स हो जाएंगे ना, पहले के पहले, अभी केवल ये 180 ये काउंट कर रहा था, 180 ये 180 ये से आएंगे, 180 ऐसे आएंगे, 180 ऐसे आएंगे, 720 720। अरेंज थोड़ी ना करना, अरेंज थोड़ी ना करना आपको, फिर आप गलत जा रहे हो, अरेंज थोड़ी ना करना भाई। ये और ये तो ऑलरेडी मैं अलग ही काउंट करा था मैंने पहले भी, है ना तनिष्क, वो दोनों तो ऑलरेडी अपन ने अलग ही काउंट करा था। आप तो बस ये देख लो जितने बार आप पहले सॉल्यूशन बता रहे होंगे, पहले आपने ये एक ही बताया होगा ना, अब इसी के करोस्पॉन्डिंगली ये 3 सॉल्यूशन और मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे, तो पहले के हर सॉल्यूशन के करोस्पॉन्डिंगली 3 और मिल जाएंगे, तो दैट बिकम 4 टाइम्स। चलो बढ़े आगे, बोलो क्लियर है दोनों। तो आपसे डायरेक्ट यदि वो सेकंड केस भी पूछेगा ना तो आप निकालोगे तो फर्स्ट वाला ही, आपसे वो सेकंड वाला पूछता ना तो भी आप निकालोगे तो फर्स्ट वाला ही, फर्स्ट वाले से ही मैं सेकंड, सेकंड वाला अलग से करना भी नहीं है अपने को, सेकंड वाला अलग से करना भी नहीं है आपको। चलो बढ़े आगे अब, ठीक है, लिख लिया था ना ये तो लिख ही लिया था। चलो जी, डी अरेंज। चलो जी, अब नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं इसमें, ठीक है, सेकंड केस लिखना था, लिख लो। डी अरेंजमेंट, ठीक है। डी अरेंजमेंट क्या है आपके पास कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड n फिक्स प्लेसेस फॉर देम। और we can assume, or we can assume n objects are already placed n distinct objects or n fixed places for them, or we can assume n objects are already placed at n places। मतलब अब की बार क्या है कि आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं, n प्लेसेस हैं, ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट, हर प्लेस पर एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रखा हुआ है, दोनों एक ही बात है। मैं आपको बोल दूं कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है कुशाग्र, ओके ओके मैं बोल दूंगा, करते ही है वैसे, हर सैटरडे संडे को तो करते ही है ना, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट है और एन प्लेसेस हैं, तो ऐसा मान लीजिए कि हर ऑब्जेक्ट उस प्लेस पे रखा हुआ है, या हर ऑब्जेक्ट का प्लेस फिक्स, कोई भी एक चीज आप मान सकते हैं, रखा हुआ मान लो या ऐसा मान लो कि उसका प्लेस फिक्स है, कि हाँ भाई पहले वाले ऑब्जेक्ट का प्लेस 1 नंबर का है, सेकंड वाले का 2 नंबर का है, थर्ड नंबर का 3 नंबर का है, ठीक है। अपने को करना क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज
Now you have to find the number of ways to dearrange them such that no object goes to its right place, its right or original place, its original place, ऐसा बोल देते हैं. ठीक है. नो ऑब्जेक्ट, सच दैट नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट गोज टू इट्स ओरिजिनल प्लेस. आ रही है मेरी बात समझ में? क्या निकालना चाह रहे हैं अपन? अपन निकालना चाह रहे हैं कि अब मुझे इस अरेंजमेंट को बिगाड़ना है, इस अरेंजमेंट को बिगाड़ना है, एक तरह से ऐसे बिगाड़ना है, दोबारा से रीअरेंज करना है, ऐसे रीअरेंज करना है सच दैट A1 वाला ऑब्जेक्ट पहली प्लेस पे नहीं जाए, कोई भी, नो ऑब्जेक्ट, नो. A1 वाला फर्स्ट पे नहीं जाना चाहिए, मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, ब्रैकेट में. इट एम्प्लाइज A1 नॉट एट फर्स्ट प्लेस, A2 not at second place, and up to AN not at nth place. ऐसा अपने को रीअरेंज, डीअरेंज, जो भी आप बोले ऐसा करना है. ठीक है. तो पहले तो ध्यान से आप स्टेटमेंट समझ लो कि एग्जैक्टली अपन निकालना क्या चाह रहे हैं. ठीक है. ध्यान से सुन, देख लो, समझ लो कि क्या निकालना क्या चाह रहे हैं अपन एग्जैक्टली. हाँ 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 हाँ, ठीक है. हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो, सही बात है. सुहानी सही है, रौनक का भी बात सही है कि ऐसा अपन कर सकते हैं, सही बात है ना. पहले जैसा जो कलर था वो वाला ना हो. ठीक है. तो बात समझ में आ गई कि अपन एग्जैक्टली डी अरेंजमेंट में क्या निकालना चाह रहे हैं, क्या अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं. ठीक है ना. चलो जी, अब अपन इसको निकालते हैं, है ना. अब इसको अपन निकालते हैं. एक बार लिख लो तो ये पूरा अपन, फिर मेथड पे आते हैं अपन. ये पूरा लिख लो, फिर अपन मेथड पर आते हैं. लिख लिया. ठीक है. और ये सबको क्लियर हो गया ना, अब क्या निकाल रहे हैं अपन? ये वाली बात भी सबको समझ में आ गई ना, दिमाग में बिल्कुल इमेज बन गई ना कि अब अपन क्या निकालेंगे, है ना. क्योंकि डी अरेंजमेंट ये क्या है, बड़ा यूनिक टाइप का मेथड. एक्चुअली ये क्या है, मतलब पीएनसी का सबसे यूनिक टाइप का मेथड मान लो आप. इसमें ना तो आप केस बना पाओगे, है ना किसी और मेथड. केस भी बनाओगे मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन में हो सकता है बनाने पर, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाता है. तो यदि आपको बस समझने की बात है, आपको ये समझ में आ जाए क्वेश्चन में कि अरे यार ये तो डी अरेंजमेंट है, बस तो क्वेश्चन एक लाइन में हो जाता है. और नहीं तो फिर आप क्या उलझ जाओगे इसमें. चलो बढ़े आगे. ठीक है. हाँ. तो अब इसका मेथड क्या है, अपन निकालेंगे कैसे अपन? इसके लिए अपन क्या है, नेगेशन पे जाएंगे. मैं क्या करूंगा, इसमें टोटल केस निकालूंगा. ठीक है ना. मतलब मैं इस पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं. नंबर ऑफ वेज such that no object goes to its original place is equal to the total ways minus number of ways such that no object goes to its original place, total ways minus at least one object goes to its original place.
बोलो, बात समझ में आ गई? ये स्टेटमेंट नहीं, सॉल्यूशन इतना आसान नहीं है अंशुल, सॉल्यूशन इतना आसान नहीं है, वो फॉर्मूला भी आपने पढ़ा ही नहीं है, डायरेक्ट निकाल लेते तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया कि अपने को जो निकालना है, नो ऑब्जेक्ट गोस टू इट्स ओरिजिनल प्लेस इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वेस माइनस एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट गोस टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। कम से कम एक ऑब्जेक्ट भी राइट पर जा रहा होगा, तो वो केस अपने को माइनस कर देने हैं, क्योंकि अपने को सारे के सारे ऑब्जेक्ट इनडायरेक्टली ओरिजिनल प्लेस पर नहीं चाहिए या रॉन्ग प्लेस पर चाहिए। बोलो, बात समझ में आ गई है ना? चलो, तो अब कुल मिला के ये है, क्योंकि टोटल वेस की तो कोई फाइट ही नहीं है, टोटल एन ऑब्जेक्ट है, एन प्लेस है, तो टोटल तो फैक्टोरियल एन होगा माइनस। अब मेरा काम ये है निकालने का, है ना? अब मुझे ये निकालना है, तो मैं अगली स्लाइड पर अभी आ रहा हूं। मुझे अब निकालना है एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट गोस टू इट्स ओरिजिनल प्लेस पे। At least one object goes to its original place। ठीक है, ये निकालना अपने को। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा एक डिफरेंट कंसेप्ट में यूज करूंगा। ठीक है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन एक कंसेप्ट यदि आपको याद आ रहा हो तो एक फॉर्मूला अपन ने बनाया था। ठीक है ना, थोड़ा सा समझना, देखो डिफरेंट तरीका है एक तरह से। एक यदि आपको याद आए तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, जहां पे एटलीस्ट वन वाली चीज अपन ने निकाली थी, एटलीस्ट वन। ठीक है, कौन से फॉर्मूले में एटलीस्ट वन निकाली थी? कोई एक फॉर्मूला आपको ऐसा बताया था? नहीं ऋतुराज, वो आपकी बात ठीक है, मैं समझ गया, पर वो सिलेक्शन वाली बात, एक फॉर्मूला था मेरे पास जिससे मैं एटलीस्ट वन वाला एलिमेंट निकाल लेता था, कि हाँ भाई एटलीस्ट वन से बिलोंग करने वाले कितने एलिमेंट है, एटलीस्ट वन से बिलोंग करने वाले कितने एलिमेंट है ना? वो भी ठीक है, पर उसमें अपन ने सिलेक्शन करा था ना 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 ना। ये वाला ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, क्या था ये बताओ? एन ए यूनियन बी क्या था? एन ए यूनियन बी क्या था बताओ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन सेट, एटलीस्ट वन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन सेट। याद आ रहा है स्टेटमेंट? देखो वहां पे पढ़ो, किसी को नहीं याद आया हो अभी तो स्टेटमेंट देखना, मैंने वहां पे स्पेशली लिखाया था कि ये जो फॉर्मूला मैं लगाता हूं, ये फॉर्मूला आपको देता है, ये फॉर्मूला आपको देता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन सेट, एटलीस्ट वन सेट। याद आया? ये स्टेटमेंट याद आया मेरा, है ना? ठीक है, अब मैं क्या थ्योरी इसकी यूज करूंगा। फॉर्मूला हो सकता है आपको लगे कि सर ये आपने लिखा कैसे, पर मैं इस फॉर्मूले का कंसेप्ट यूज करूंगा। इस फॉर्मूले का कंसेप्ट ये था, आप कंसेप्ट समझना बेटा। इस फॉर्मूले का कंसेप्ट क्या था कि आप सबसे पहले Na प्लस एनबी प्लस एनसी लिख रहे थे, है ना? उसके बाद आप इसको माइनस कर दे रहे थे, दो दो वालों को। उसके बाद आप तीन तीन वालों को प्लस कर देते थे, ऐसा। और फिर वापस से जरूरत पड़ती थी तो चार चार वालों को माइनस कर देते थे। कंसेप्ट यही था, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। रीजन आपको मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, क्यों अपन ने माइनस प्लस करा था, ये सबको पता ही होगा रीजन, कि क्यों मैंने माइनस करा था, क्यों प्लस करा था, क्यों माइनस करा था, ये सबको पता है ना?
ठीक है, बस अब आप ये समझो कि ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। ये क्या था, Na प्लस एनबी प्लस एनसी क्या था, यदि मैं आपको वेन डायग्राम से दिखाऊं तो Na प्लस एनबी प्लस एनसी जो था, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू क्या था, बताओ तो, बिलोंग्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, सही बोलो यार, स्टेटमेंट ऋतुराज सही नहीं है, एट मोस्ट वन था। ऑल द थ्री, मैक्सिमम वन, एट मोस्ट थ्री, हाँ एट मोस्ट, एटलीस्ट वन सेट। ऐसा था, क्यों था, क्यों था, देखो जब आप एन ए लिखते तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, व्हाट इज एन ए, यही था ना एन ए। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, यहां वाले आ रहे हैं, यहां वाले मतलब कितने सेट वाले एलिमेंट होंगे, ये एक सेट में जो एलिमेंट है वो आ रहे हैं, यहां वाले भी आ रहे हैं, दो सेट में थे ये वाले एलिमेंट, यहां वाले भी आ रहे हैं, ये कितने सेट में थे, तीन सेट। बिल्कुल ऐसे ही जब एन बी लिखा तो ये एक सेट वाले भी आ रहे हैं, दो सेट वाले भी आ रहे हैं, तीन सेट वाले भी आ रहे हैं। एनसी लिखा तो एक सेट वाले भी आ रहे हैं, दो वाले भी आ रहे हैं, तीन वाले भी आ रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप एक सेट वाले, आपको लग रहा है अपन ने तो ए वाले लिखना चाहता, पर हुआ क्या, जब आपने ए वाला लिखा, जब आपने ए सेट वाले से एलिमेंट लिखा तो उसके साथ ए वाला तो आया, ए एंड बी वाला भी आया, ए एंड सी वाला भी आया, ए एंड बी एंड सी वाला भी आया, तीनों आ रहे हैं, करेक्ट। आप लिखना एक ही सेट वाला चाह रहे थे, पर वो एक के साथ दो वाले भी आ गए, दो के साथ तीन वाले भी आ गए। बिल्कुल ऐसे ही जब आप ये लिखने की कोशिश कर रहे थे, दिस इज, तो आपने दो वाला लिखा तो दो वाले के साथ तीन वाले भी आ गए, दो वाले के साथ तीन वाले भी आ गए थे। आप लिखना दो वाला ही चाह रहे थे, पर दो के साथ तीन वाले, इसीलिए तो अपने को इंक्लूजन एक्सक्लूजन करना पड़ा था, कि दिक्कत यही हो रही थी, दिक्कत यही हो रही थी कि वो एक वाले के साथ दो वाले भी आ गए, दो वाले दो दो बार आ गए थे, तो उसको माइनस करा था मैंने, है ना। ये फॉर्मूला समझ में आ गए, फॉर्मूले की थ्योरी समझ में आ गई कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, उसके बाद क्या माइनस करा था, उसके बाद क्या प्लस करा था, उसके बाद क्या माइनस करा था, बोलो, बात समझ में आई कि ये जो आप लिखते हो बेसिकली दिस इज दिस थिंग बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन सेट, ठीक है ना। आप बोलोगे सर इधर भी तो ये, पता है इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, ये चीज भी यही है कि नहीं, ये वाली चीज भी यही है कि नहीं, बोलो। ठीक है, तो फिर आप बोलो सर ये क्यों लिखते हैं, भैया ये इसीलिए तो लिखा था, थोड़ा सा देखो समझना, ये मैंने इसीलिए तो लिखा था कि होता क्या है, जब मैंने ये पार्ट, मुझे तो ये सफिशिएंट था। आप सोचो जब आपने ये लिखा था तो पूरा पार्ट आ गया था कि नहीं आ गया था, पूरा पार्ट ही आ गया था ना, पूरा पार्ट ही आ गया था, मेरे लिए तो ये सफिशिएंट था। पर गड़बड़ क्या होती है, गड़बड़ क्या होती है कि ये पार्ट डबल आ जाता है, ये पार्ट ट्रिपल आ जाता है, गड़बड़ यही तो होती है। तो उसी को तो बैलेंस करने के लिए अपन ने प्लस माइनस करा था अपन ने, है ना, नहीं अदरवाइज तो क्या है, आप देखो तो ये चीज ही तो है। तो आप बोलो सर यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, यही तो दिक्कत होती है कि भैया जब मैंने ये लिखना था ना, मेरे लिए तो बहुत था, सब चीज आई गई थी, सब चीज ही आ गई थी, पर ये डबल आ गया था, ये ट्रिपल आ गया था, इसलिए वो अपन ने प्लस माइनस करा था। बात क्लियर है सबको, बोलो यहां तक की बात सबको क्लियर है। मैं यूज कर लूं अब इस फॉर्मूले को, थ्योरी क्लियर है ना। हाँ, कि जब भी आप एक को लिख रहे हैं तो वो माइनस हो जाता है ना, बिल्कुल दिमाग में रखनी थ्योरी कि हाँ जब मैंने ये लिखा
तो ये सब चीज आ गई थी, लेकिन ये डबल आ गया था, फिर ये ट्रिपल आ गया था, ऐसा करने के लिए माइनस करा था। ठीक, चलो जी, अब अपने केस पे आ जाओ। अपने को निकालना है एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट गोस टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। अपने को निकालना है एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट गोस टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट राइट पे जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट राइट पे जा रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट राइट पे जाने के कितने वेज होंगे? एक ऑब्जेक्ट राइट पे जाने के कितने वेज होंगे? लेट्स से मैंने A1 को फिक्स कर दिया यहां पे, ये राइट पे चला गया। A1 को फिक्स कर दिया, ये राइट पे चला गया। बाकी को मैं अरेंज कर देता हूं फैक्टोरियल n-1, मतलब पहले एक राइट वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, NC1। NC1 कौन सा है? जो राइट पे जा रहा है। ठीक है, पहले एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसको राइट प्लेस पे भेज दिया और बाकी को अरेंज कर दिया, फैक्टोरियल n-1। ठीक है, ठीक है, वन ऑब्जेक्ट गोस ओरिजिनल। पर दिक्कत क्या हो गई? पर दिक्कत क्या हो गई? ठीक है, हाँ, अभी उसको ऐसे ही लिखो, फैक्टोरियल मत लिखो, अभी ऐसे ही लिखो। ठीक है ना, ये राइट वाला हो गया और बाकी को मैंने अरेंज कर दिया। पर दिक्कत क्या हो गई कि मैं तो चाह रहा था कि एक ऑब्जेक्ट राइट पर जाए, पर आप ध्यान से समझो तो इसमें तो वो केस भी आ जाएंगे जब दो ऑब्जेक्ट राइट पे जा रहे होंगे, तीन राइट पे जा रहे होंगे, चार राइट पे जा रहे होंगे। वो सारे केस आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों? मान लो मैंने यहां पर A1 को फिक्स कर दिया था, उसके बाद इसको फैक्टोरियल n-1 तरीके से अरेंज करा था, तो कभी ना कभी A2 यहां पे भी आ गया होगा, कभी ना कभी हो सकता है A2 और A3 दोनों यहां पर आ गए होंगे। तो इसमें वो केस भी आ गए होंगे ना, जब दो राइट पे जा रहे हैं, जब तीन राइट पर जा रहे हैं। तो वन ऑब्जेक्ट की जगह, मोर प्रिसाइसली आई शुड से एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। ज्यादा अच्छा ये नहीं होता कि ऐसा लिखना चाहिए था मुझे? ज्यादा अच्छा ऐसा नहीं होता कि मुझे ये लिखना चाहिए था कायदे से, वन ऑब्जेक्ट की जगह एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट? ठीक बात यहां तक। फिर आप बोलो अरे ये तो निकालना था, ये तो आ ही गया। आप बोलोगे अरे सर यही तो निकालना था। ठीक है, हाँ वो फैक्टोरियल एन हो जाएगा, फैक्टोरियल एन हो जाएगा, पर वो मैंने अभी समझाने के लिए। हाँ, फिर आप बोलोगे सर यही तो निकालना था, ये आ तो गया, इतना इजी तो था। ठीक है, बोलो क्या दिक्कत आएगी? हाँ, एक्स्ट्रा काउंट हो जाएंगे, बिल्कुल सेम जैसे अभी पहले वाले फॉर्मूले में जब आप यहां तक लिखते थे तो ये पार्ट दो बार, ये पार्ट तीन बार आ रहा था। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को राइट प्लेस पर भेजने की कोशिश करी, तो नो डाउट दो ऑब्जेक्ट भी राइट वाले भी आ गए, तीन वाले भी राइट पर आ गए, पर उसमें डबल काउंटिंग हो गई। कैसे डबल काउंटिंग हो गई? बना के बताऊं क्या? लेट्स से A1 यहां पे गया होगा कभी ना कभी, कभी ना कभी इधर से A2 मान लेते हैं, इधर से A4 A3 ऐसा मान लो। फिर आपने NC1 ने, हो सकता है NC1 के अकॉर्डिंग आपका A2 यहां पे फिक्स हुआ हो, तो फिर A1 वाला इधर चला गया हो, A4 A3 इधर आ गया हो। सेम केस, सेम केस। मतलब एक्स्ट्रा काउंट है ना वही वाले होंगे, एक्स्ट्रा काउंट वही वाले होंगे जिसमें दो राइट पे जा रहे होंगे या तीन राइट पे जा रहे। एक राइट वाला एक्स्ट्रा काउंट नहीं हो सकता, एक राइट वाला और बाकी सब रॉन्ग वाला तो एक्स्ट्रा काउंट नहीं होगा। एक्स्ट्रा काउंट कौन से होंगे? जब दो राइट पे जा रहे होंगे, ये देखो, या तीन राइट पे जा रहे होंगे या चार राइट पे जा रहे होंगे। बिल्कुल, जब इसमें आप करते हैं तो एक सेट वाला डबल काउंट नहीं होता। काउंट कौन से डबल होते हैं? दो सेट वाले, तीन सेट वाले, ऐसा।
बोलो बच्चों, ये थ्योरी समझ में आई कि नहीं? ये वाली थ्योरी ठीक है? बस बहुत बढ़िया, लगा दो फॉर्मूला। क्या करना चाहिए बताओ अब इसके बाद? आप सोच के बताओ अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? माइनस, ये एक तरह से एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो गया। तो अब दो दो का इंटरसेक्शन माइनस कर दें। दो दो का इंटरसेक्शन मतलब दो सेट, दो एलिमेंट राइट पे जा रहे हूं, दो एलिमेंट राइट पे जा रहे हूं, ये दो फिक्स करके उनको राइट पे भेज दिया, तीन राइट पे जा रहे हूं, चार राइट पे जा रहे हूं। बोलो, बात क्लियर है? तो एग्जैक्टली आप इस फॉर्मूले को यदि कंपेयर करोगे तो दिस इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी वाला हो गया, ये दो दो वाला हो गया, ये तीन तीन वाला हो गया, और ये चार चार वाला हो गया। ठीक है? तो मतलब इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो फॉर्मूला ना बड़ा यूनिक फॉर्मूला है। जब भी अपने को लगता है ना यार इसके साथ ये भी आ गया, तो एक बार ध्यान से देखो यार, एटलीस्ट निकालना था, अच्छा ये भी आ रहा है तो ये माइनस प्लस करते हैं। ठीक है, चलो तो अब अपन अपने वाले इस चीज पर आ जाए। वापस से मैं इस पे आ रहा हूं अब। टोटल वेस ये अभी अपन ने निकाला, NC1 फैक्टोरियल n-1, NC2 फैक्टोरियल n-2 प्लस NC3 फैक्टोरियल n-3। NC1 को लिख सकते हो आप ऐसा, NC2 को लिख सकते हो आप ऐसा, NC3 को लिख सकते हो आप ऐसा, फैक्टोरियल n पूरे में से कॉमन ले लो, दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। हाँ मतलब डायरेक्ट रिजल्ट 90% प्रॉब्लम में लग जाता है ना? मतलब बस आपको केस समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है ना? मेथड कब लगाएगा ये, बाकी मतलब अपने को लगाना डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ऑलमोस्ट, उसमें क्वेश्चंस में डायरेक्टली बस फॉर्मूला ही लगाना है ना? अभी करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे ना अब सुशांत, अब क्वेश्चन ही करेंगे बस इस पे। टाइम हो गया क्या अपना? अच्छा चलो, टाइम हो गया यार। चलो तो बस नेक्स्ट क्लास में ना एक दो क्वेश्चन इस पे दो तीन क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस पे, बस बाकी अपना पूरा हो गया है, मतलब थ्योरी वाइज तो पूरा हो गया है। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको करानी है मेरे को, तो बस फिर अपन नेक्स्ट क्लास से क्या सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल स्टार्ट कर देंगे, है ना? हाँ, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, और प्रॉब्लली इस वीक में अपना पूरा हो ही जाएगा। मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल छोटा चैप्टर है एक्चुअली, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, तो 4-5 क्लास में आराम से हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है ना?
और इवनिंग वाली क्लासेस का पता ही है, इवनिंग में जो 8 से 9 जो क्लास है आप लोगों की, उसमें वो स्कूल वाले टॉपिक्स पढ़ाएंगे सर। ठीक है ना, रामकृष्ण सर जो है वो स्कूल वाले टॉपिक पढ़ा देंगे। अपना इधर हो जाएगा तो एक आध टॉपिक अपन इधर भी ले लेंगे कुल मिला के। ठीक है, तो जैसा भी होगा। ठीक, चलो। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, सेट्स भी। फिजिक्स वाली कौन सी, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो फिजिक्स वाली? हाँ वो तो है ना, फिजिक्स वाली क्लास तो है ना, क्यों उसमें क्या काम है फिजिक्स वाली? अच्छा, रात को 8 से 9। तो 8 से 9 आज नहीं होगी सर की क्लास फिर? आज नहीं होगी फिर 8 से 9। हाँ आज तो नहीं होगी फिर, क्योंकि आज तो वो लगी हुई है मेरे ख्याल से, है ना? अभी सर बता देंगे वैसे। ठीक है, चलो जी। ठीक है, चलो ओके। हाँ ये कैंसिल कर सकते हैं, पर वो लिखने का तरीका ऐसा, ये याद रखना थोड़ा सा इजी रहता है वो, इसलिए इसको लिखा हुआ है। वो कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल हो जाता है वो, और वो सिस्टमेटिक याद रखने के लिए ऐसा लिखा हुआ है अपन ने। चलो जी, ठीक है। अभी स्लाइड देखनी है क्या? स्लाइड देख लो यार। ये पहली स्लाइड है, दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड, फोर्थ। हाँ जिसने लिख लिया भैया वो जा सकता है। ठीक, चलो। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। चलो।